I was into the EV industry almost 8-10 साल से. I was into that tech platform. We are building the platform for EV industry. और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई और 2022 के बाद ही चेंज हुई, जब लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे फॉर लार्ज एंड्स. आई वुड नॉट टेक इन नेम हियर, and he was a very large institution of India. We have developed the application for them, और उनके लिए जो हमने application बनाया, they used widely, like they was accepted widely in terms of the swapping solution. कह लो अब concept आ गया है जिसमें सारे big giants आपस में अपना डेटा शेयर करते हैं. आप किसी का भी चार्जर अपनी ऐप से यूज कर सकते हो, आपको सबके लिए यूज करने की जरूरत नहीं है. सो आप देख रहे हैं टेक त्वरित, और टेक त्वरित में आज मेरे साथ हैं विनीत अस्थाना जी, जो इजी चार्ज के फाउंडर हैं. तो विनीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इजी चार्ज तो आपने अब शुरू किया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और मैंने सुना है कि आप फिलहाल फरीदाबाद में हैं, लेकिन कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. कपिल, मैं फरीदाबाद में नहीं, मैं गुड़गांव में हूँ. एंड मैं अपने बारे में जरूर बताता हूँ. मैंने अपना करियर शुरू किया था 1997 में. एंड आई बिलोंग्स टू कानपुर, जो मेरा होम टाउन था. एंड 1997 में आई केम डाउन टू दिल्ली फॉर माय हायर स्टडीज एंड ऑल. So 2001, I joined company called Glucose of California, which was the international BPO, where I worked as on the technological vertical called AS400 IBM mainframe. हम लोग उस पे क्वालिटी ऑडिट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे काम करते थे. एंड 2000 में 2002 I have been awarded to, can say, they got an opportunity to work with Reliance. 2002 में रिलायंस ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत सारा काम मिलता है. सो 2002 में आई हैव जॉइंड DAK, जीरो बाय मनी नॉलेज सेंटर मुंबई, रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में. एंड आई हैव बीन शिफ्टेड टू दिल्ली एज ए सेंट्रल ऑफिस ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो यहीं से हम लोग रिलायंस में, मैंने 2004 से लेकर 3 से लेकर 2007-8 तक मैंने रिलायंस में रहा. फिर SCL में गए हम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में SCL टेक्नोलॉजीज के अंदर काम किया. देन हम लोग ने कंपनी कॉल करी HFCL कनेक्ट. उस पे जाने का रीजन ये था कि देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कॉल्ड IPTV. इंडिया में वो पहली बार बनना शुरू हुआ था. IPTV वाज द इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन. हम लोग शुरू से वो केबल टीवी और डिश टीवी के ऊपर फोकस थे. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन वो था जो वायरलेस आपकी ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट केबल के ऊपर चलता था. एंड हम लोगों ने इंडिया में उसको एज अ कंपनी कॉल्ड ब्रांड माईवे करके शुरू किया था. एंड हम लोग उसमें प्रोडक्ट को इनोवेशंस पे काम कर रहे थे. तो 2008 से लेकर 2011 तक वो प्रोडक्ट चला BSNL और MTNL के साथ कोलैबोरेशन में. बट वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्टेनेबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए था. इंटरनेट हमारी पार्टनरशिप BSNL MTNL के साथ थी. एंड अगर कोई पावर कुछ कहीं इंटरनेट खराब होता है या कोई वायर टूट जाता है, तो हाउ मच टाइम BSNL MTNL वाले लेते हैं. तो टीवी आदमी घर में इतनी देर अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 2 दिन बंद रहे या 1 दिन बंद रहे. तो एक वो डाउनफॉल आया था कि उस चीज को लेकर. एंड फिर हमने साथ ही साथ अपना एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया था. You won't believe, we were the part of inception when OTT was actually born in 2009. तो एक प्रोडक्ट था हमारा नेक्स्ट जी टीवी करके, जिसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल में कई लोग थे. वी वर आल्सो पार्ट ऑफ ऑन द बैक साइड फॉर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और डिजिटल सपोर्ट और डायग्नोस्टिक सपोर्ट पे थी. सो ये किया. फिर हम लोगों ने ई-कॉमर्स में गए. 2017-18 में आई जॉइंड Exicom. इज वन ऑफ द इंडियन great company in terms of the EV manufacturers, EV charger manufacturers. And wahan se we have started building technological platform for EV segments only. चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो चार्जर से रिलेटेड हो, चाहे EV चार्जिंग को कस्टमर सपोर्ट के एप्लीकेशन से रिलेटेड हो. सो हमने वो 3 साल 4 साल काफी बड़े प्लेयर्स के साथ काम किया, जिसमें JioBP, टाटा, चार्जोन, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर थे इंडिया में, जो आज आप नाम लोगो तो वही सारे प्लेयर टॉप शॉट्स में. And I was very lucky to, or you can say fortunate, कि मैंने उन सभी टॉप शॉट्स के साथ बड़ी क्लोजली काम किया अपने प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए Exicom में रहकर. एंड देन वी थिंक आफ्टर 2022 or 3 कि now it's time to take up a chance to build our own startup. एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया कि Easy Charge is the inception of ourself. एंड उसका जो टैगलाइन है ना, it's not our dream, it's our future, ये मेरी बेटी का दिया हुआ है. My daughter says कि इसका टैगलाइन क्या होगा. So I thought कि मैंने उसको बोला तुम सोचो, तुम बताओ क्या रखना चाहिए. तो कहती है ये सपना तो नहीं, ये तो भविष्य है ना डैडी. मैंने कहा हाँ जी, ये भविष्य. EV चार्ज नाम की जो कंपनी है, इसको बनाने की
प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और शुरुआत में आपको क्या लगा था? मतलब आप कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन-सी समस्या थी, जिसका आप समाधान सॉल्यूशन ढूँढना चाहते थे? EV charge is the baby we have conceived in mind in year 2021. When we planned like हुँ, we are going with the EV infrastructure, हमने कुछ शुरू करना था. And I was into the EV industry almost 8-10 साल से. I was into that tech platform. We are building the platform for EV industry. 2022 हुँ, हुँ, में आई थिंक कि मुझे लगा कि बिकॉज इंडिया अडॉप्शन एक्चुअल जो ग्राउंड अडॉप्शन था ईवी व्हीकल्स का इन टर्म्स ऑफ द फोर हुँ, व्हीलर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, वो दो अडॉप्शन वो हाँ, 2022 के बाद ही शुरू हुआ है. 2022 के पहले देयर इज ओनली द फॉर्मेशन ऑफ द रेडीनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन चीजों पे काम होता रहा. पर जो एक्चुअल हुँ, ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई वो 2022 के बाद ही चेंज हुई, जब दे आर द बिग प्लेयर्स लाइक टाटा, हुंडई, दे केम इन मार्केट एज नेक्सॉन और हुंडई क्रेटा या हुंडई एक्स वो करके अपना एमजी की जेडएससीवी दे लॉन्च इन मार्केट. सो आई वाज इन द लाइक फेज व्हेन हम लोग एक एप्लीकेशन हुँ, डेवलप कर रहे थे फॉर लार्ज एंड्स. आई वुड नॉट टेक अ नेम हियर. And he was a हुँ, very large institution of India. We are been the EV infrastructure and petrol pump, and we have developed the application for them. और उनके लिए जो हमने application बनाया, they हुँ, use हुँ, widely, like they was accepted widely in terms of the swapping solution. कह लो आप, जो बैटरी स्वैप हुँ, करते हैं आप, थ्री व्हीलर रिक्शाज आजकल हर छोटे शहरों में बदल गया है. वो अब बिल्कुल, हाथ वाले रिक्शा बंद हो गए हैं, सारे बैटरी रिक्शा शुरू हो गए. तो बैटरी रिक्शा में हाँ, नॉर्मली स्वैपिंग होती है, बैटरी का स्वैपिंग होता है. So we ओके, have made a swapping solution for the customer for us, and this was widely accepted in all over India. है ना, जिसमें हुँ, ओला का भी नाम आया, इन्होंने भी पार्ट शुरू किया था. And then we think that if we can made a like a solution like that which has been widely acceptable by all of the commuters or drivers or the companies, why we not go ahead for our own brand to be that? Because क्या था उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट में हुँ, लोग कम थे, लोगों के अंदर बिल्कुल, अवेयरनेस नहीं थी. अवेयरनेस आज भी लोगों के अंदर नहीं है, बट पीपल आर ग्रेजुअली एजुकेटिंग कि वो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं. एंड उस ईवी चार्ज हुँ, के पीछे द फर्स्ट थिंग आई वाज द नेम विद बीन कंसीव, कि ऐसा नाम जो हुँ, लोगों को समझ में आए. इट्स नॉट हुँ, लाइक हुँ, कि मेक यू फास्ट चार्ज और समथिंग. आपको सबको लगता है हाँ, कि यार चार्जिंग इजी कैसे होगी, इसको इजी कैसे बनाया हुँ, जाए. तो दैट वाज द बिल्कुल, नेम आई टुक इट फ्रॉम द इजी चार्ज. आप जो भी करोगे इजी चार्ज है. तो अगर आप हुँ, हमारे पोर्टफोलियो प्रोडक्ट को देखो ना, तो एवरी प्रोडक्ट has been name of the easy charge, easy ride, easy drive, easy charge. All the tech platform related to EV segment is start with easy only. So that हाँ, was the वो name. रिकॉल करना हम लोग, आसान है। हाँ, बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक नाम कैची रखते हो ना, इजी एंड सिंपल, हुँ, बिकॉज आपके लिए हुँ, ड्राइवर कम्युनिटी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चला रही है, राइट, हुँ, हुँ, लाइक थ्री व्हीलर वाला है, टू व्हीलर, तो उनको एक नाम ऐसा सिंपल होना चाहिए जो समझ में आए. तो इजी चार्ज, हुँ, सिंपली चार्ज हो रहा है, जाके आप चार्ज करो. तो दैट इज द नेम केम इनटू माय माइंड. वी बिल्ड इनटू ब्रांड, हमने ब्रांड में कन्वर्ट किया, एंड टुडे वी आर विद द इजी चार्ज नेम एज मार्क. बहुत शानदार है। अब अगला सवाल जो है वो लेते हैं, अगर हम ईवी की बात करें तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ईवी का चार्जर हमने चार्जिंग पे लगा दिया और वो ईवी मतलब कंप्लीट हो गया, वो पूरी बात कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर हम इसके पीछे देखें तो कौन-सी टेक्नीक है और इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं क्योंकि ईवी नाम का शब्द अभी या फिर इसका पूरा कांसेप्ट जो है वो कहेंगे तो बहुत कम लोगों को पता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, लाइक इफ यू कैन हुँ, हुँ, असेंबल द सेमीकंडक्टर, यू कैन असेंबल द कंट्रोलर, आप सब कुछ लगा हुँ, के हुँ, इलेक्ट्रिकल चार्जर्स बना सकते हैं. बट हाउ डज इट वर्क? लाइक आप एक मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम पहले भी मोबाइल फोन यूज करते थे, बेसिक मोबाइल फोन, कॉल आती थी, कॉल जाती थी. व्हाट डिफरेंस हुँ, कम व्हेन वी हैव स्मार्टफोन्स? लाइक देयर इज अ टेक्नोलॉजी चेंज टू यूज that phone, right? So that could be, I think, the best part कि charger is not standalone. लोगों को समझ में शुरू में आना शुरू बहुत लेट हुआ. चार्जर का अगर आप जब नीति आयोग ने एक पॉलिसी लॉन्च करी अपने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स को फ्रेम किया, जिसमें आपको एक हुँ, बहुत क्लियरली मेंशन था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर शुड बी 100% यूज ऑन द डिजिटल मोड. डिजिटल मोड का ओके, मतलब क्या है? जैसे आईओटी हुँ, प्लेटफॉर्म, आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आपका पूरा कंट्रोल ऑफ द सिस्टम पूरा डिजिटल हुँ, होना चाहिए. चार्जर कोई भी मैनुअल ऑपरेशंस पे नहीं जाना चाहिए. एंड इंटायर ओके, इंफॉर्मेशन जो कस्टमर यूज कर रहा है, जो देख रहा है, वो सब कुछ उसके मोबाइल फोन पे अवेलेबल होना चाहिए. सो ओह ग्रेट! इसके पीछे एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको हम
अपनी टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में ओसीपीपी कहते हैं, ओपन चार्ज पॉइंट प्रोटोकॉल। दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। तो चार्जर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से इस प्रोटोकॉल में बात करता है और डेटा पैकेट्स आपके सर्वर साइट पे इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज की बात करूं, आपके चार्जर पे आप जाइए, किसी के भी टाटा के, स्टैटिक के, हमारे या डायरेक्ट किसी पे भी जाए, तो आपको एक नॉर्मली क्यूआर कोड लिखा होता है, आप उसको स्कैन करते हैं, या ऐप होती है, आप ऐप में जाइए, स्कैन करिए चार्जर का क्यूआर कोड, उसमें आप अमाउंट डालिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो देयर इज नो मैनुअल ऑपरेशन, कोई भी मैनुअल बंदा आपको चार्जर को यूज करने के लिए नहीं चाहिए। आपने जितना पेमेंट किया उतनी चार्जिंग आपको मिलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें हर यूनिट ट्रांसफर का इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी चार्जिंग बढ़ती है और जिस रेट पे आके आपकी चार्जिंग यूनिट खत्म होती है, जहाँ पे आपका पैसा जो आपने पे किया था वो अपलीट कंज्यूम हो चुका है, तो चार्जर को ऑटोमेटिकली कमांड मिल जाती है, जिससे वो चार्जर अपने आप बंद हो जाता है। तो देयर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेक्स पीछे है, बैटरी का अपना टेक्नोलॉजी है, चार्जर का अपना टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर केबलिंग अपना है, इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस अपने हैं, लाइक पावर प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन ऑन द चार्जर, कंट्रोलर प्रोटेक्शन अलग से है, फायर ब्रिगेड्स प्रोटेक्शन अलग से हैं, फायर पॉलिसी प्रोटेक्शन अलग से हैं। तो लॉट ऑफ कंपोनेंट, चार्जर इज ओनली द फेस, उसके पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट जो काम करते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें आपने एक फायर अभी एलिमेंट का यूज़ किया था, शब्द का यूज़ करा था, तो ये सो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक ज़िक्र करा था बात का कि फायर लाइक आग, ईवी की अगर हम बात करें तो अब ये जो इंसिडेंट है काफ़ी कम देखने को और सुनने को मिलते हैं, हालाँकि पहले काफ़ी ज़्यादा था। तो जब हम अपना जो अब व्हीकल है उसे चार्जिंग स्टेशंस पर लगा रहे हैं, तो आग लगने का कुछ ऐसा खतरा अब है, रह सकता है या फिर इस पर आपकी कोई रिसर्च हो, कुछ आपके पास हो इनपुट तो आप बताइए? फायर इश्यूज बेसिकली कपिल चार्जर को लेकर नहीं होते हैं, व्हीकल को लेकर होते हैं। हाँ, बिकॉज ओके, नॉर्मली फायर कैच जो करता है वो आपके बैटरी के मेल फंक्शंस की वजह से करता है। चार्जर इज ओके। ओनली सप्लाइंग द पावर टू द बैटरी, है ना। चार्जर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सिर्फ पावर सप्लाई कर रहा है आपके व्हीकल के अंदर। फायर इंस्टेंसेस वो होते थे उस टाइम पर, मोस्टली there's lot of happen in टू व्हीलर, ज्यादातर वो केसेस निकल कर है जहाँ पर फायर इंस्टेंसेस होते थे। उसके अंदर भी हुँ, एक अंडरस्टैंडिंग इशू था, या कह लो आप कस्टमर बिहेवियर इशू था। जो बैटरी हुँ, स्वैपेबल यूज होती थी ना, उसके ऊपर जब आप ओके, चार्जिंग यूनिट लगाते तो एक कनेक्टर होता था जिसको आपको टाइट करना पड़ता था। तो लोगों को ओके। इनिशियली वो चीजें पता नहीं होती थी। नॉर्मली अगर आप घर में कोई प्लग लगाते हो अपने स्विच पोर्ट पर हुँ, और वो पूरा इंसर्ट हुँ, नहीं हुँ। होता है आपके सॉकेट के अंदर, तो हर किसी शॉर्ट सर्किट से ही आपको दिखता रहता है कि वो हो रहा है वो ना। तो स्पार्क आप कभी करेगा। नोट करना, स्पार्क करेगा। तो सेम थिंग हुँ, हैपन होता था बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर जो आप हुँ, चार्जिंग कनेक्टर का कनेक्टर लगाते थे, उसमें एक टर्मिनोलॉजी थी कि 3 बार घुमा के कट कट करके आवाज आती थी, और तब वो पूरी ओके। तरह सेट होता था। तो लोगों को हुँ, स्कूटर तो ले ली, बैटरी भी ले ली, और लोगों को इंडिया में कि बहुत जल्दी है कि हाँ, फटाफट लगाओ और स्टार्ट कर चले। तो वो अंदर कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किटिंग बनी होती थी। तो अब हुँ, वो कुछ इस वजह से भी हादसे हुए। कुछ बैटरी में प्रोटोकॉल नहीं था शुरू में इंडिया में, जो अब ओके। गवर्नमेंट ने AIS 156 करके एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, जिसके अंदर सारी हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ, आपके बैटरी, जो ईवी बैटरी यूज होती है, उसकी सारी हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ, अपडेट करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी ओके। स्ट्रिक्ट हो गई है, पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो गई है। अब आप रिसेंटली, आई थिंक यू डोंट फाइंड एनी केसेस रिलेटेड टू व्हीकल हाँ, फायर। वो बहुत रेयर केसेस हैं जहां पर आपको लगता है कि हुँ, सिनेरियो कहीं डिफरेंट होता है, बट टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवांस नाउ, और बैटरी भी इंप्रूव हो गई है, व्हीकल्स के अंदर भी डायग्नोस्टिक्स इंप्रूव हो गए हैं, और चार्जर ऑटोमेटिकली बहुत स्मार्ट हो गए। चार्जर को लगता है कि अगर कोई ऐसा पावर फेल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली शट डाउन करने की टेक्निक्स भी चार्जर के अंदर है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर ईज़ी चार्ज की बात करी जाए तो उसका एक अपना चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सीएमएस है। तो आसान अगर हम शब्दों में जानना चाहें, तो ये क्या है? ये बताइए? CMS, इसको लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, कोई चार्जिंग प्लेटफॉर्म बोलता है। सो नॉर्मली हुँ, क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपका चार्जर जस्ट एक इक्विपमेंट है, राइट। हुँ, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर एक प्रोटोकॉल है जो डिजिटल हुँ, इंफॉर्मेशन को फ्लोट करता है क्लाउड के ऊपर। अब वो हुँ, इंफॉर्मेशन जब हुँ, क्लाउड पे जाती है तो इंफॉर्मेशन क्लाउड से रीड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म चाहिए जो ओके। आपके चार्जर को वापस रिवर्स इंफॉर्मेशन भेज सके। अब आपको अपने चार्जर को डिजिटल मैनेज करना है, तो जो चार्जर आपको डेटा पैकेट सर्वर पे या क्लाउड पे सेंड करता है, उसको आपको रीड करना है, उसको समझना है। उसमें अलार्म्स हैं, उसमें नोटिफिकेशंस हैं, उसमें अलर्ट्स हैं, उसमें चार्जर का स्टेटस आता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हुँ, आपने रीड करके कहीं दिखानी है, कस्टमर को दिखाना है, आपको खुद अपने डायग्नोस्टिक के लिए यूज करना है।
तो ये सारा एक इकोसिस्टम जिसको नाम दिया, उसको चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया, जिसमें आपको चार्जर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले होती है। जो भी डेटा पैकेट चार्जर आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या आप अपने सर्वर से चार्जर को जो कमांड दे रहे हो, वो सारे डिजिटल एनालिटिक्स के फॉर्म में आपको सीएमएस प्रोवाइड करता है। आपको कौन सा कस्टमर क्या चार्ज कर रहा है, कितने यूनिट का चार्ज कर रहा है, कौन सा चार्जर ऑनलाइन है, कौन सा चार्जर ऑफलाइन है, कौन सा चार्जर इन चार्जिंग है, कौन सा चार्जर फॉल्ट में पड़ा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी देखने के लिए आपको डिजिटली आपका सीएमएस का प्लेटफॉर्म यूज होता है। तो अगर आप तो ये अपने आपको कस्टमर्स रियल को अपना चार्जर सेल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो आपसे सीएमएस प्लेटफॉर्म भी मानता है, क्योंकि उसको अपने चार्जर की परफॉर्मेंस देखते, उसने 10 जगह चार्जर लगाया हुआ है, तो 10 जगह वो बिल्कुल, फिजिकली जाके चार्जर को मॉनिटर नहीं करते। वो आपका सेंट्रलाइज डेफिनिटली। इकोसिस्टम है, जिसको हम सीएमएस कहते हैं, और सारे लोकेशंस को वहीं से बैठ के एक डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग रूम की तरह आपको मॉनिटर करते हैं, और आपको वहीं से अपडेट्स पुश कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको कुछ चैलेंज सामने आते हैं, या अब तो डेटा आपका जो है वो काफ़ी सॉर्टेड हो गया होगा, या जो सीएमएस आपका जो पूरा सिस्टम है, वो कहीं न कहीं जो चैलेंजेस पहले आते होंगे, या अभी भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है उसमें? चैलेंजेस शुरू में बिकॉज़ ऑफ 2021-22 की अगर मैं बात करूँ, तो अ, हुँ, जनरली उस समय हम अडॉप्ट कर रहे थे ईवी को, समझ रहे थे, टेक्नोलॉजीज़ को इवैल्यूएट कर रहे थे। उस समय लोगों के पास चैलेंज थे, पर आज की डेट में आफ्टर 4-5 इयर्स एवरी कंपनी इन इंडिया हैव एडवांस्ड सीएमएस, सबको सब कुछ पता है। पीपल आर मोर एडवांसिंग थ्रू द एआई फॉर प्रेडिक्टिव हुँ, एनालिसिस, और इसे पोस्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। बैटरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और चार्जर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ द सीएमएस, अब आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब चार्जिंग स्टेशंस हुँ, लगते हैं, सारे इंडियाज़ के प्लेयर, टाटा की बात कर लो, आप जियो की बात करो, टायरेक्स करो, हुँ, स्टैटिक करो, सबके अपने मोबाइल ऐप है, हुँ, राइट? उस ऐप पे उनके चार्जर की लोकेशंस दिखाई देती है। अब कस्टमर ओके, को अगर मुझे स्टैटिक का या टाटा का या ईज़ी चार्ज का चार्जर यूज़ करना है, तो मुझे उनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उनकी ऐप डाउनलोड हुँ, करके ही मैं उनका चार्जर यूज़ कर पाऊँगा। तो अगर मैं गाड़ी लेके यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ या कानपुर जा रहा हूँ, तो रास्ते में अगर मुझे मेरा ऐप स्टैटिक का है और चार्जर मुझे टाटा का मिल गया, तो मैं फिर टाटा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड देन वहाँ से ओके, आपको यूज़ करना पड़ता था। तो ये इनिशियली हुँ, हुँ, कॉन्सेप्ट था, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग देयर ओन। नाउ एक रोमिंग कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें सारे बिग जायंट्स आपस में अपना डेटा शेयर करते हैं। आप किसी का भी चार्जर अपनी ऐप से यूज़ कर सकते हो, आपको सबके लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हुँ, एडवांसमेंट ये है कि आपको ऐप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू जस्ट स्कैन द क्यूआर, आपको कोई ऐप हुँ, नहीं चाहिए, आप स्कैन करिए, पेमेंट करिए और चार्ज करिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा, एडवांसमेंट एक अलग लेवल पर जा चुका है, एंड पीपल आर हाँ, स्टिल डूइंग लॉट ऑफ एडवांसमेंट इंस्टीड। हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में, तो वी आर डूइंग सम मोर एडवांसमेंट इन एआई लेवल आल्सो टू मेक थिंग्स प्रॉपर। अब वो एक बेंचमार्क सेट हो गया है, अब सिर्फ एडवांसमेंट हुँ। बाकी है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये आप जो एडवांसमेंट देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे एक दौर था पहला जो 2021-22 का आपने ज़िक्र करा, वहाँ से हम लोग टीवी के स्पेस में आ गए हैं कि लोगों को अवेयरनेस काफ़ी है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, एआई की बात करिए तो एआई की भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ से आगे आप किस तरफ देख रहे हैं? इंडिया के एआई मार्केट सॉरी ये जो ईवी सेगमेंट का मार्केट है उसमें? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज था पहले टेक्नोलॉजी, वो रिज़ॉल्व हुआ। दूसरा हुँ, चैलेंज था हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हुँ, आप जनरल लैंग्वेज में बात करें, लोगों को समझ में आता है। चार्जिंग स्टेशंस हुँ, की संख्या इंडिया में ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक वो एक बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि लोग च गाड़ी तो खरीद ली, अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो कितने चार्जिंग स्टेशन मुझे हाईवे पे मिलेंगे, जो मैं अपना स्मूथ हुँ, ट्रैवल कर पाऊँ। तो उसको हम अपनी हाँ, लैंग्वेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। हर 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के ऊपर चार्जिंग स्टेशन मुझे मिल जाए। नाउ थिंग्स हैपन कि वो चार्जिंग स्टेशन तो मिल गया, पर क्या वो चार्जर वर्किंग है? क्या वहाँ पे हाँ, पहले से यूटिलाइज़ेशन है? क्योंकि एक भी गाड़ी, अगर कोई गाड़ी डीसी पे भी चार्ज हो रही है, तो 1 डेढ़ घंटा ले लेती है नॉर्मली, अगर आप 30 किलोवाट पे चार्जर पे चार्ज करते हो या 60 किलोवाट पे, डिपेंड करता है कि बैटरी की कैपेसिटी। तो या तो आप 1 डेढ़ जी, घंटा वेट करो उसके अपनी गाड़ी का नंबर आने के लिए, या आपका हुँ, हुँ, एडवांसमेंट पहले पता, या आप जब वहाँ पहुँच गए तो पता चला चार्जर ही फॉल्ट है, चार्जर हुँ, यूज़ ही नहीं है, उसमें कोई एरर है। तो आपके लिए वो हुँ, थोड़ा-सा पेनफुल हो जाता है कि इतनी दूर मैं ड्राइव करके आया और यहाँ पे चार्जर फॉल्ट है। तो नाउ एडवांसमेंट इज़ कमिंग, जहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव चार्जिंग का सिनेरियो सेट हो रहा है। आपको ये हुँ, बताया जाता है, आप इस रूट से ना इस पे चार्ज करिए, तो आपको यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आप ज़्यादा देख सकते हैं। हाँ, वो तो इस पहले तरह से की आपको टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन पहले से इन्फॉर्मेशन आपको पहले से नॉर्मली, अब जैसे मैं बात करूँ ट्रिप प्लानिंग की, अगर आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ से मनाली जाना है और मुझे हाँ, अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके जाना है, तो ऐप आपको जी, गाइड करता है ट्रिप प्लान। तो उसमें जब आप ट्रिप प्लान करते हो हुँ, कि दिल्ली टू शिमला या दिल्ली टू मनाली, हुँ, तो आपको वो रूट हुँ, बना देता है, और उस रूट पे कहाँ-कहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वो आपको गाइड कर देता है। तो आपने अपना हुँ। रूट बना लिया, और आपको पता है मुझे यहाँ जाके यहाँ चार्ज करना है और इस चीज़ पे चार्ज करना है। तो फिर एडवांसमेंट आप इस लेवल पे बहुत सारे चल रहे हैं। या प्लीज़, आप कुछ कह रहे थे?
हाँ, मैं बोल रहा हूँ फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, जो ईवी को लेकर लोग एक कंसेप्ट रखते हैं कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो बीच में अगर मुझे चार्जिंग नहीं मिलेगी, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। बट वो सारी चीज़ें जो है वो लग रहा है कि अब कोई भी सॉर्ट आउट होने जा कोई रही हैं। भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का पहले टाइम लेता है। अगर आप देखें तो हम डेफ़िनिटली। पहले बेसिक फ़ोन यूज़ करते थे ना। हाँ, 2002 में रिलायंस आया एंड रिलायंस ने कर लो दुनिया मुट्ठी में डेपो स्कीम लॉन्च करी, है ना? हाँ। उसको लोगों ने ट्रांसफ़ॉर्म किया और लोगों का वी कॉल्ड इट रेवोल्यूशन। 2002 के बाद लोगों को मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गया लोगों के। 2009-10 में देयर इज़ अ हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी कॉल्ड ई-कॉमर्स। जब ई-कॉमर्स लॉन्च हुआ तो एवरीबॉडी इज़ यूजिंग द ई-कॉमर्स नाउ। दैट इज़ अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी। नाउ 2021-22 रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन जो हमारे ग्रीन एनर्जी में। तो टाइम थोड़ा-सा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन होने में बट पीपल स्टार्ट हैबिचुएटिंग क्योंकि अब लोगों को इतना समझ में आने लग गया है कि इंडिया का मार्केट गल्फ कंट्रीज पे डिपेंड होके नहीं चलेगा। यू हैव टू क्रिएट आवर ओन इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इकोनॉमी को लेकर। और इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमी, आपको अर्निंग का पोटेंशियल भी है। मैं आपको एक एग्जांपल ही पे ऐड हाँ, करूंगा। यूपी में वी बिल्कुल। हैव बीन गिवन ए एप्लीकेशन टू द पीपल जहां पर लोग छोटे से चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं, उसकी कॉस्ट 1 लाख के अंदर आ जाती है एंड दे आर अर्निंग ऑलमोस्ट आई थिंक 1500 से 2000 रुपए डेली कमा रहे हैं। तो महीने का ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार रुपए का सारी खर्चे में हटा देता हूँ। सो 50 to 60,000 रुपीज ऑन इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज वन टाइम कॉस्ट, नो अदर कॉस्ट। वो उसके लिए तो एक रेवेन्यू पोटेंशियल हो गया ना। और उसके लिए क्या है कि भागीदार भी हो गया गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी। तो हुँ, लोगों को कमाने का आपको 50-60 हजार में ऐसा कौन सा बिजनेस मिलेगा जो आपको महीने में 20-25-30 हजार रुपए कमाए और उसके बाद उस पर कोई खर्चा नहीं हो आपका। आप एक नॉर्मल जनरल स्टोर भी डालते हो तो हर बार आप रिटेंशियल सामान लाते हो, चाहे बिस्किट्स, हुँ। दाल, चावल खरीद के भरते हो सामान, फिर बेचते हो। यहाँ पे आपने एक स्टेशन सेट किया, पावर सप्लाई दे दी, देन चार्जिंग हैपनिंग ऑटोमेटिकली। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो चार्जिंग का सेटअप है, ईवी चार्जिंग का सेटअप है, वो लग जाता है? डिपेंड करता है कि वो किस टारगेट एरिया को सेगमेंट कर रहा है। अगर वो छोटे ओके। सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर हुँ, को, हुँ, तो 1 लाख रुपए हुँ, में चार्जर और उसकी अगर उसके पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑलरेडी है, तो वो अपना बिजनेस हुँ। शुरू कर सकता है बहुत आराम से। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़िंग, अब तक मैंने ये कहीं भी नहीं पढ़ा था और ये भी अच्छी चीज़ है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा नॉर्मली लोगों के अंदर एक हाइपोथेसिस है कि जिसके अंदर ये है। हाँ। लगता है कि वो डीसी स्टेशन लगाना है या हाई फ्रीक्वेंट चार्जर लगाने, उनकी कॉस्ट हुँ, आती है 15 लाख, 20 हुँ, लाख रुपए का स्टेशन सेट करने में। हुँ, लेकिन अगर आपको हुँ, एक हुँ, लोअर कॉस्ट पे बिज़नेस शुरू करना है और उससे अर्निंग पोटेंशियल शुरू करना है, एंड ऑफ द हुँ, ऑब्जेक्टिव क्या है कपिल? आपकी गाड़ी चार्ज हुँ, होनी चाहिए, है ना? आप हुँ, उसको फैंसी बना सकते हो बाद में भी, पर अगर आपका चार्जर परफेक्ट काम कर रहा है और गाड़ी को चार्ज कर रहा है, तो पीपल विल वेरी कम टू गुड। यू, चार्ज करेंगे और हुँ, चले जाएँगे। उनको और कुछ चीज़ से मतलब नहीं है। तो आपके लिए बिल्कुल। पोटेंशियल बिज़नेस को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गुड चार्जर बनाएँ, अच्छी सर्विस दें एंड देन धीरे-धीरे हुँ, इसको इम्प्रूव करें। तो 1 लाख रुपए में आराम से आप छोटा चार्जर एसी टाइप 2 टू या हुँ। 3.3 किलोवाट से आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर मार्केट को स्टार्ट कर सकते बहुत शानदार है और ये फैक्ट मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी पता होगा, मेरे जैसे लोगों को पता होगा। सो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। तो बात चल रही है हमारी ईज़ी चार्ज हमारी कंपनी है और हम बात कर रहे हैं चार्जिंग को लेकर और इनकी ये सब चीज़ों को लेकर। तो मेरा ये सवाल है कि हम अगर एआई की बात करें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो एआई किस तरीके से हमारी जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, उनको स्मार्ट बना सकती है? जो लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उनको और किस तरीके से स्मार्ट बना सकती है? बिकॉज़ जो अब एरा हम देख रहे हैं आने वाला, वो पूरा एआई पे डिपेंड रहने वाला है। हैं। बिल्कुल ठीक पॉइंट है कपिल तुम्हारा बट एआई ओनली विल हेल्प टू गिव हुँ, यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो मैं रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी चूज करूंगा एआई के लिए क्योंकि चार्जर इक्विपमेंट्स मीट्स ऑल दिस स्टैंडर्ड बिफोर डिप्लॉइंग और कमीशनिंग ऑन द ग्राउंड। सो आपके लिए एआई इन टर्म्स ऑफ द यूजर और कह लें कि आपके लिए ईवी अडॉप्शन को ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव करेगा आपको रिलायबिलिटी और उसको मैं बात करता हूँ कि इंडिया में 1,000 चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। नाउ द हुँ, डेटा इज हुँ, कमिंग टू एवरीवन सर्वर्स, सबके पास क्लाउड के ऊपर है। वो डेटा कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसमें से क्या हुँ, रिजल्टेंट निकालने हैं और कैसे लोगों को एजुकेट करना है कि आप कौन सा स्टेशन पे जाएं, कहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, कहाँ पे आपके अप टाइम 100% बना रहता है, कहाँ पे पावर शॉर्टेज नहीं है। लाइक यूपी में मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पे पावर चली जाती है लोगों के पास, अब वो डीजी सेट लगाएं या जिससे चलाएं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप डीजल जला के ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो हुँ, आपके लिए इंफॉर्मेशन एआई यही हेल्प करता है कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको आप कितना बढ़िया प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कितनी बढ़िया एल्गोरिथम्स आप क्रिएट कर सकते हैं
कितना अच्छा एजुकेट कर सकते हैं कस्टमर को उसकी चार्जिंग बिहेवियर को लेकर, एंड ये पूरे इकोसिस्टम को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाएं कि कस्टमर को हमेशा पता हो कि ये मेरे लिए प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से मेरे पे ये इशू इस चार्जर पे ये इशू है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, ये चार्जर हमेशा ऑन रहता है, इसका डिलीवरी फ्रीक्वेंसीज अच्छे हैं, ऑप्टिमल रेट अच्छा है, प्राइस यूनिट अच्छा है, एंड इसके ऊपर यूटिलाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये सारे सिनेरियोज तब निकल के रहेंगे जब सारा डेटा एक सेंट्रलाइज कोलेट होगा। अभी आज की डेट में एवरी पार्टनर इज कोलेटिंग देयर डेटा ऑन देयर सर्वर, उनका अपना इंजन है, उनका अपना एआई टूल है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्लेयर्स। और हम क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट entering into their business or entering into their data set। तो ग्लोबल गवर्नमेंट भी आगे इस तरह के डेटा पे काम कर रही है जहाँ पे सारे लोग अपना चार्जिंग स्टेशन बनाएं और बिहेवियर को इम्प्रूव करें। तो एआई मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस को लेकर, यूजेबिलिटी को लेकर और रिलायबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा बेंचमार्क साबित हो। तो बात हम एआई की कर रहे हैं और इसी में एक सवाल बनता है सर आपसे कि अगर हम एआई की बात करें तो एक चार्जिंग स्टेशन पर जब हम जाते हैं और जो भी चार्जर लगा है, वो मानकर चल रहे हैं हम कि 10,000 बार वो चार्ज कर रहा है। तो क्या एआई से हमें ये भी हेल्प मिल सकती है और ये भी पता चल सकता है कि ये चार्जर इतनी चार्ज करने के बाद खराब हो सकता है या फिर इसका कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है, जो शायद मुझे पता ना हो? नॉर्मली चार्जर की परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन सारा उसके बिहेवियर स्किल्स पे डिपेंड करता है। सारे डेटा पैकेट सर्वर्स पे आते रहते हैं जो आपको प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कह लो, आप प्रोडक्टिव अलर्ट्स कह लो, आप कह लो या वार्निंग कह लो। इस बेसिस पे आप ऑप्टिमाइज करते हैं कि चार्जर के अंदर क्या इशू आ रहा है, राइट? सो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप ये अलर्ट्स है, ये वार्निंग थ्रू आपके सीएमएस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो आपको पता होता है कि चार्जर आपका किस स्टेट में है, किस कंडीशंस पे जा रहा है। तो दिस इज ए सिंपल हार्डवेयर कंपोनेंट और आप इसकी लाइफ साइकिल अगर मान के चलो तो 5 से 7 साल विल वर्क विदाउट एनी सिंपल इशू अनटिल इसको कोई फोर्सफुली डैमेज ना करे या फोर्सफुली आपके साथ मेल फंक्शंस नहीं करे। बाकी सारे डिजिटल कंपोनेंट्स या हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको ओवर द फोटा दे विल रेक्टिफाइड। सो चार्जर की लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला नहीं है। इनफैक्ट बैटरी जहां पर मैं बात करूं तो बैटरी के अंदर होता है कि उसके अंदर साइकिल्स होती हैं, कितने साइकिल तक वो बैटरी चलेगी, क्या चलेगी, जिसको हम अपने टर्म में एसओएच कहते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो आपको बैटरी पता चल जाती है कि इसकी गाड़ी की बैटरी कितनी देर चलेगी और कब डिग्रेड होगी। दैट कुड बी कॉल्ड एज अ बैटरी, बट चार्जर इज ए शॉर्ट 5 से 7 ठीक ठाक है। तो दिस इज ओनली द तो यही अगला सवाल जो है वो रहने वाला है कि अगर हम बैटरी की बात करें तो जिस तरीके का हमारा जो सीएमएस है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, क्या उससे हमें बैटरी से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाती हैं, एनालिटिक्स पता चल जाते हैं कि ये बैटरी कितना चलने वाली है, क्या ये खराब हो सकती है या फिर इसका कोई और एस्पेक्ट हो? So there are two technological difference, Kapil. One is the CMS, which is purely जो simple charger के बारे में बात करता है, and these ठीक other है। protocol, other technological solution, which is we called in our terms as a EV mobility या बैटरी हुँ, हुँ। BMS कह लो आप, वो सिर्फ बैटरी हुँ, के हुँ। बारे में बात करता है। BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे चार्जर का CMS है वैसे बैटरी का BMS है। ओके। तो इनके अपने कोर हार्ट है। दो अलग अलग आप कह लो लोग हुँ, हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात हुँ। कर रहे हैं। हुँ, तो बैटरी को पढ़ने के लिए उसके बीएमएस को पढ़ना जरूरी है और वहां से एनालिटिक्स निकल कर आते हैं। तो हमारा एक बैटरी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बैटरी के साथ इंटीग्रेट करते हैं और बैटरी की इंफॉर्मेशन भी फेच करके बता देते हैं कि आपकी बैटरी डिग्रेड हो रही है, एसओएच कितना है, एसओसी कितना है, कितने साल तक चलेगी, इसमें प्रिडिक्टिव क्या फॉल्ट आ रहे हैं, फॉल्ट आने वाले तो क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जर का अपना डायग्नोस्टिक क्या अलग है। ओके। अब हम अगर एक नॉर्मल ईवी यूज़र की बात करें, ईवी यूज़र के नज़रिए से बात करें, तो कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए? अब वो चाहे चार्जर से जुड़ी हुई हो सकती हैं और चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो सकती हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप बताइए कि एक ईवी यूज़र को ये गलतियाँ तो नहीं करनी चाहिए। गलतियां नॉर्मली हर इंडिया सप्लायर जो भी इंडिया में है वो एक डूज एंड डोंट्स जरूर देते हैं चार्जर के साथ जो लगा होता है, एंड सेम हुँ, फॉर हुँ। बैटरी ऑल्सो। बट अंडरस्टैंड करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैटरी में मैंने बोला कि आप जब बैटरी निकाल रहे हैं, लगा हुँ, रहे हैं, तो प्रॉपर आपका सॉकेट कनेक्टेड है, वो टिगर हुँ, घुमा हुआ है, पूरा सील पैक है, एंड उसको बंद करें तो बैटरी आपकी कैरेक्टर वाइज आपको प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है और आपके सारे ये एफिशिएंसी कनेक्टिविटी ठीक चल रही है। सेम ऐसे चार्जर आप जब गन लगा रहे हैं तो प्रॉपर गाड़ी में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। कभी लोग हाफ कनेक्ट हुँ, करते हैं और वो लॉक हो जाती है ना? आप जब गन वापस निकाल के रख रहे हैं तो चार्जर से खींचे नहीं, या सॉकेट खींचे नहीं। नॉर्मली क्या होता है हाँ, चार्जर में एक इमरजेंसी बटन भी आता है। किसी सिनेरियो ओके। में क्या होता है कि आपके चार्जर में कोई मिसफॉल्ट हो रहा है तो आप इमरजेंसी बटन प्रेस कर देते हैं, चार्जर शट डाउन हो जाता है, हुँ, तो आप हुँ, अपनी गाड़ी से निकाल सकते हैं। वी हैव ओके। एक्सपीरियंस कि लोग चार्जर से स्टॉप नहीं करते या ऐप से स्टॉप नहीं करते, सीधे जाके इमरजेंसी बटन प्रेस कर देते हैं। अब इमरजेंसी बटन इज ओनली फॉर
दी इमरजेंसी केसेस की हम्म। कोई आपको लग रहा है कि कुछ फायर थेफ्ट होने वाला है, मैंने इमरजेंसी के लिए तो चार्जर शट डाउन हो गया, तो हमें नेटवर्क में पता हम्म। चलता है इमरजेंसी आ रहा है, इसका मतलब किसी ने चार्जर को इमरजेंसी बटन से बंद कर दिया है। तो हम्म। जनरल सिनेरियोज हैं लोगों को एजुकेट, पर जो ईवी व्हीकल ले रहे हैं अब वो यूजर भी स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है और सबको ये पता है कि अब ऐप से यूज करना है, फिजिकल टच नहीं करना है। सारे हम्म। ट्रांजेक्शंस आपको वहीं पर दिख रहे हैं, सारे लॉग्स आपको वहीं पे दिख रहे हैं, सारी आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में कब कब चार्ज किया, कब कब क्या इशू हुआ है, वो सारा आपको ऐप में दिख रहा है। तो जनरली लोग एडवांस हो रहे हैं। हाँ, एक लेवल ऑफ जैसे आप रिक्शा प्लेयर्स को कह लें या टू व्हीलर थ्री व्हीलर वालों को कह लें, वो अभी भी आज की डेट में ऐप नहीं यूज करते, वो डेली जाते हैं कहीं पे, वो 150 रुपए 200 रुपए लोग चार्जिंग का लेते हैं, वो बस लगा के चले जाते हैं और चार्ज करते हैं, वो ऐप में हाँ। नहीं है। बट हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है धीरे धीरे, वहां पर भी आएगा। लोग अब इस चीज को थोड़ा सा समझने लगे हैं कि जो पे कर रहे हैं तो एक्चुअली कॉस्ट इतनी नहीं आती है, तो आएगा, टाइम लगेगा, 1 डेढ़ साल में आप और मेजर चेंज देखेंगे इसके अंदर। बिल्कुल, टाइम के साथ जो है वो सारी चीज़ें वहाँ से 2021-22 से हम यहाँ पहुँचे तो डेफ़िनेटली फिर अगर लोग आज की और डेट में ज़्यादा। आप देखें कपिल, तो हम पहले हाथ वाले रिक्शास को यूज करते थे, टीयर टू टीयर थ्री, इनफैक्ट दिल्ली में भी और गुड़गांव में भी। आज की वो डेट में दिखाई नहीं देते हैं। ई रिक्शा से मार्केट कवर कर लिया है। इनफैक्ट आई हाँ। विजिटेड लास्ट मंथ लखनऊ, वहां पर हुँ। महिंद्रा और प्लेयर्स ने अपने ई रिक्शास को भी हटा के थ्री व्हीलर ऑटोस को इम्प्रूव कर दिया, व्हाइट कलर के थ्री व्हीलर्स, क्योंकि ई रिक्शास हाँ। बैटरी भी वो एसिड बैटरी यूज करती है, लिथियम आयन यूज नहीं करते हैं। तब उनको लिथियम पे कन्वर्ट करने के लिए, वो ई मोबिलिटी को फोकस करने के लिए, वो लिथियम आयन बैटरी को प्रमोट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो गया कि बाई बैक करें और उनको लिथियम आयन बैटरी वाला रिक्शा दें, क्योंकि पानी वाली बैटरी है जो केमिकल बैटरी लगती है, दैट कुड हुँ। बी हुँ। एसिड बैटरी, और उसमें हार्डवेयर भी डिग्रेड होता है, उसमें जंग भी लगती है, लोहा भी गलता है, हाँ। तो नॉट सेफ ऑल्सो। हाँ, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड गवर्नमेंट, अगर आप दिल्ली में देखें तो 2027 के बाद टू व्हीलर थ्री व्हीलर रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने बंद कर दिया है फॉर पेट्रोल, और किसी के लिए भी ओनली ईवी कैन बी रजिस्टर्ड। तो हर तरफ से पुश है और हर तरफ से लोग काम कर रहे हैं। तो द बेस्ट पार्ट फॉर ईवी सेक्टर ये अच्छा है कि हर सेगमेंट के लोगों के पास काम है। अगर आप चार्जर हुँ। सप्लाई करते हैं तो आपके लिए काम है, आप चार्जर में टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं तो आपके लिए काम है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पे फाउंडेशन सिविल का काम करके चार्जिंग स्टेशन रेडी कर रहे हैं तो आपके लिए काम है, आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग वायरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काम है। अगर आपको वहाँ पे कोई छोटा सा टी स्टॉल लगाना है कि लोग आएंगे 1 घंटा चार्जिंग करें तो चलो चाय पी लेते हैं, तो उनके लिए भी काम है। वेटिंग रूम लोगों ने बना दिया, वहाँ पे टीवी लगा दिया, कॉफी शॉप्स लगा दी, तो उनके लिए भी काम है। तो एवरीबडी इज गेटिंग वर्क, और एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है जहाँ पे सबको काम मिलेगा। पहली बार ऐसा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे अब सोलर भी ऑल्सो इन्वॉल्व, के लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं बहुत इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा। कनेक्शन ना लूं, सोलर से पावर सप्लाई हुँ। लूं और चार्ज करूं। हुँ। तो दैट हुँ। ऑल्सो कमिंग इन पिक्चर वाइडली, तो अच्छा मूव है। कल आपने देखा है ग्रीन हाइड्रोजन की जीन टू सोनीपत ट्रेन ट्रेन चली भी हाँ। चली। हुँ। हाँ, तो इंडिया उसका। फर्स्ट ट्रेन, तो हुँ। काम तो हो ही रहा है। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि पूरी दुनिया में जितनी ट्रेनें चल रही हैं, वहाँ पर 3 से 4 कोच होते हैं। इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है, देश है, जहाँ पर 10 कोचेज़ हैं। यस यस यस, तो बहुत बड़ा बेंचमार्क है इंडिया के लिए, बिकॉज अब ग्रीन एनर्जी में देखें हम किस ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो यूथ जनरेशन है आने वाली, वो सब कुछ इसी इसी फोकस में है कि वी विल डू समथिंग बेटर, और एवरीबडी इज बिल्कुल। डूइंग ग्रेट फॉर इंडियन कंट्री, बिकॉज हमारा ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ दी आर टेक्नोलॉजिकल सेटअप, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और जो नॉलेज बेस है, जो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। बिल्कुल। तो अभी जो है एक अगला सवाल है, ये सवाल मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, तो जिस तरीके से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे मिलने वाला डेटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और कंपनियाँ क्या-क्या सीख सकती हैं? क्योंकि डेटा आज के टाइम में सब कुछ है और डेटा से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। तो किस तरीके से रहने। अभी क्या है, अभी देयर अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम्स कमिंग, उसमें हम कितनी तरीके के चार्जर्स हैं जो हर व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं, सबके लिए अलग गन है, सबके लिए अलग हुँ। कनेक्टर्स यूज होते हैं, एंड दिस डेटा विल हेल्प अस टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल, और आप कह लो एडवांस और फास्टर चार्जिंग इकोसिस्टम बनाने के। सो मुझे लगता है कि बाय बाय 2029-30 हम एक बहुत एडवांस स्टेज पे होंगे, जहाँ पर हम अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कह लो या टेक्नोलॉजीज को कह लो, एक ऐसे ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे कि आपको किसी का ऐप, किसी की इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप बस चार्जर हुँ। पे जाइए, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, देन यूज इट। सो दैट इज द मॉडल विच
everyone is working, और that depends on the data only, कैसा बिहेवियर बनेगा, कैसी इंफॉर्मेशन क्रिएट होंगी, और उसके ऊपर क्या प्रोडक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे क्या नई इंफॉर्मेशन बिल्ट अप होंगी. तो ये इन प्रोसेस है, एंड आई थिंक लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग ऑल ओवर अराउंड, इंक्लूडिंग अस आल्सो, टाटा, एवरीवन वी आर डूइंग द ग्रेट. सो आपके अकॉर्डिंग ईवी टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा फील्ड है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और अगले 5 सालों में वो गेम चेंजर साबित हो सकता है? बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, तो कौन सा ऐसा ट्रेंड है? टेक्नोलॉजी पे आई थिंक इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब आई डोंट थिंक कि इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसी कंपनी है जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हो टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रही. एवरीवन इज फोकसिंग कि उनको कितना बेस्ट प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना है. ओनली द एडवांसमेंट, जैसे मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में कहा था, हम एक लेवल मैच कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द ईवी चार्जिंग सिस्टम. ओनली द एडवांसमेंट ऑफ दैट सिस्टम इज रिक्वायर्ड. एडवांसमेंट किस तरीके से होगा, आप अपने इक्विपमेंट्स को कितना एडवांस बना सकते हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी को कितना एडवांस बना सकते हो, आप अपने कस्टमर बिहेवियर को कितना एडवांस बना सकते हो, ये सारा एक इकोसिस्टम है. और ये इकोसिस्टम डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ द डेटा, जो डेटा आपके पास आ रहा है उस पर काम कैसे करना है. तो दिस इज ऑल अराउंड, इन्हीं के आसपास घूमता रहता है, और इन्हीं से निकल कर कुछ ना कुछ बनेगा. तो यही यही है इसी के ऊपर. अगर आपके पास एआई हो और एआई से आप इस ईवी इंडस्ट्री की कोई एक समस्या को दूर करना चाहते हो, आपको कि मैं दूर करना चाहता हूँ और ये दोबारा नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है? वो चाहे एआई के साथ हो और चाहे वो विदाउट एआई के साथ हो, आपको क्या लगता है? कौन-सी एक मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कि चार्जर की अवेलेबिलिटी और चार्जर पे यूटिलाइजेशन, राइट. हुँ, तो हम नॉर्मली क्या बात करते हैं कि हमें ये तो पता है कि हम ऐप में देख रहे हैं कि चार्जर ऑनलाइन है और चार्जर यूज में है. बट अगर हुँ, मुझे जाना है, मान लो स्टेशन पे हम ऑन हाईवे, और मुझे एक हुँ, स्टेशन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पास में है, बट वो यूटिलाइजेशन में है, कोई somebody इज चार्जिंग दैट, पर क्या उसके हुँ, पीछे वेटिंग क्यू कितनी है. मुझे तो हाँ, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि चार्जिंग चल रही है. मतलब अगर मैं हुँ, पहुंचूंगा तो उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, मैं अपनी लगा लूंगा, पर क्या पता उसके पीछे 10 गाड़ियां और खड़ी हों तो चार्ज हुँ, करने की, वो मुझे नहीं पता होता. हाँ, तो मैं जब क्यों जाऊँ तो हो सकता है कितनी मेरा लाइन नंबर थी? 11वां हो. हुँ, तो दैट कुड बी थिंग्स हैपनिंग जहाँ पर लोग सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं पार्किंग बे को लेकर. हम लोग भी काम कर रहे हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के साथ, जहाँ पर आपको ये भी पता हो कि आप किस क्यू में हैं. आपको प्रेफ़रेंस लेनी है उस जाके क्यू की, या आपको कोई और ऑप्टिमाइज़ेशन स्टेशन दिखाई देगा, जहाँ पर आप जाके चार्जिंग कर सकते हो. या आप थोड़ा और आगे जाएँगे तो जहाँ पर आपकी क्यू कम हो जाती है और आपको 2 गाड़ियाँ हैं करंटली, वहाँ पे चार्ज कर सकते हो. तो आपका लीड टाइम बच रहा है, कस्टमर का वेट टाइम बच रहा है, एंड एफिशिएंसी भी आपकी इम्प्रूव हो रही है कि आप चार्जर के ऊपर कम लोड डाल रहे हो और दूसरे चार्जर को मौका दे रहे हो उसको चार्जिंग करने के लिए. नॉर्मली क्या होता है कि शहर में चार्जर 5 लगे हैं, पर लोग एक ही की जगह जा-जाके बार-बार चार्ज करते हैं, 4 आइडल पड़े होते हैं. हुँ, तो आपको एक बिल्कुल। इकोसिस्टम को भी बढ़ाना है कि उन सारे चार्जर्स को कैसे ऑपरेशंस में लेकर आएँ, उन पे यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ाएँ, ताकि सबको एक इक्वल यूटिलाइजेशन की कह लो आप मौका मिले और सारे चार्जर्स यूज़ में आ सकें. बहुत सारे चार्जर्स आप दिल्ली में एनसीआर में देखोगे, इनफैक्ट आनंद विहार स्टेशन पे जाओ वो आइडल पड़े हुए हैं. आई थिंक मैं तो एक बार विज़िट पे गया था, मुझे लगा ही नहीं कभी कहीं यूज़ हुआ होगा वो चार्जर आज तक. हुँ, या लोगों को पता नहीं है, या लोगों को आइडिया ही नहीं है. उन्हीं लोगों को पता है जो सिर्फ आनंद विहार स्टेशन जाते हैं, तो बाकी लोगों को पता नहीं कि अंदर एक हुँ, स्टेशन भी है. तो दैट कुड बी हाँ, और इंफॉर्मेशन एक ऐसी मिसलीड. जगह है वो, जहाँ पर हाँ, बिल्कुल. तो वो जब वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा एंड लोगों को इंटेलिजेंटली समझ में आने लगेगा, तो ये इंफॉर्मेशन, ये गैप्स भी दूर हो जाएंगी. ईवी का एक्सपीरियंस अगर हम 2030 की बात करें, तो कैसा चार्जिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है अकॉर्डिंग टू यू? क्या-क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे? चेंजेस कपल लॉट ऑफ हैपनिंग. अभी मैं बोलना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि पीपल आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट लेवल. वो एक्सपेरिमेंट हुँ, एक्चुअल कन्वर्जन में जाता है कि नहीं जाता है. जैसे एक प्लग एंड प्ले पॉलिसी है, एवरीबॉडी इज नॉट यूजिंग प्लग एंड प्ले. आज क्या होता है, हुँ, आप चार्जिंग स्टेशन पे जाते हो, स्कैन करते हो और यूज करते हो. Plug and play हुँ, already in market. Some of the giants are doing that plug and play, but not everyone is doing that plug and play. Plug and play normally होता है आपने गन लगाई और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है चार्जर को कि ये गाड़ी हुँ, पहले भी आ चुकी है, इसका बिन नंबर गाड़ी के अंदर VIN नंबर होता है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है चार्जर पे, और वो चार्जर अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि ये वो गाड़ी पहले आपने गन लगाई, स्टार्ट दबाया, चार्जर स्टार्ट, आपको कोई ऐप नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. सो दैट कुड बी वन ऑफ एडवांसमेंट जो ऑलरेडी हो चुका है. इट्स नॉट इन पाइपलाइन, बट यूटिलाइजेशन उसका उतना ज्यादा फास्ट नहीं है. दूसरा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के एडवांसमेंट करने का है बैटरी को लेकर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स का है एज ऑफ नाउ. टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में आप जाओ, आप अपने हुँ, शहर में या इलाहाबाद में जैसे शहर जो
होलिस्टिक प्लेस है, मथुरा कह लो, जो वहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे छोटे शहरों में 3 व्हीलर ही चलते हैं। हार्डली आपको बहुत कैब ज़्यादा। मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। हुँ, हाँ, तो अब मथुरा में अगर आप जाओ तो आपको गलियाँ इतनी पतली हैं कि आप जा ही नहीं सकते, आप तो वहाँ पे रिक्शा ही चलता है। अब वहाँ पे रिक्शा की पॉपुलेशन 1 लाख सवा लाख के आस-पास है। और वो 1 लाख सवा लाख को प्रॉपर एक ईवी एडॉप्शंस पे लेकर आए और लिथियम आयन पे लेकर आते हैं, जहाँ पे आपको हुँ, चार्जिंग भी ठीक हो। आज की डेट में वो सॉकेट से चार्ज कराते हैं, लोगों ने अपने घरों में सॉकेट लगा लिए हैं। वो भी हार्मफुल है, हुँ, क्योंकि उसपे कोई हुँ, प्रोटोकॉल है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, कोई हुँ, डायग्नोस्टिक नहीं है। हुँ, तो ये सारा हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लायंसेस के थ्रू आएगा, गवर्नमेंट काम कर रही है। कि इस तरह के जो अनऑथराइज्ड स्टेशंस हैं, जहाँ पर हुँ, सॉकेट लगा के हुँ, 4-10 रिक्शों को चार्ज कर लो पावर को, कोई उसके ऊपर कोई सेगमेंट नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर नहीं है, वो डेटा कहीं हुँ। स्टोर नहीं है, वो आग लग जाए किसी को पता नहीं कहाँ क्या हुआ। तो इस तरह और की फिर वो न्यूज़ चीज़ें बन जाती है पे काम कि हो रहा ईवी में आग लग गई, पर वो किस वजह से लगी है। वो यस, किसी को पता नहीं। हुँ, वो नॉर्मली फोकस होता है ईवी में आग लग गई, पर उसका रीज़न क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट हाँ, आपके घर का हाँ, सॉकेट है, आपकी दुकान का सॉकेट है, उतना लोड लिया ही नहीं। जितना लोड गाड़ी को हुँ, चाहिए था। So that could be multiple reason on इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। तो फायर कंप्लायंस को लोग मीट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हुँ, ठीक हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी इस चीजों को लेकर और बहुत फोकस भी है। एंड आई वुड से यूपी गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ द अडॉप्शन ऑफ ईवी। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि जितना फास्ट काम कर रहे हैं इंडिया, यूपी इज वेरी हाईएस्ट स्टेट ऑन द ईवी अडॉप्शन। डेफिनेट ये एक सवाल और मैं सोच रहा था बस इंटरव्यू खत्म करने से पहले, ईज़ी चार्ज अगर हम देखें, तो हम ये पूछें कि कितने शहरों में हमें इसके चार्जिंग स्लॉट जो है वो नज़र आते हैं? ये? हाँ, so Easy हाँ, Charge basically a technological infrastructure group है. We have been partner with almost 10 IITs almost and 35 or 20 NITs also in India. So हुँ, अगर मैं बात करूँ तो हमने IIT रुड़की, IIT गोवा, IIT मंडी, IIT भिलाई, IIT रायपुर, ट्रिपल IIT इलाहाबाद, बीबी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो हम लोग 35 शहरों में हैं आज की डेट में। अपना प्रेजेंस हम बना चुके हैं। Through our technological benchmarks, support, guidance and products we are offering. So, our targeting कि हम ऐसे कई benchmarks को और create करें आने वाले अगले साल के एंड तक and then we'll show our number to you कि हम कहाँ पहुंचे अगले साल के एंड तक। बिल्कुल। और इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, जो जो लोग ईवी खरीदने जा रहे हैं कोई भी आपके पास मैसेज हो, तो क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो ईवी मार्केट को लेकर हो, पर मार्केट को लेकर नहीं मैं जानना चाहूँगा जो लोग ईवी खरीदने जा रहे हैं। लोगों में ईवी खरीदने के लिए थोड़ा हेजिटेशन था बिकॉज उसमें एक गैप था कपिल। ईवी एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर जो एक नॉट मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास ही अफोर्ड कर पा रहा था, क्योंकि नॉर्मली लोगों को सेकेंडरी गाड़ी चाहिए थी, लोगों की ये हुँ, हुँ, प्राइमरी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि लोगों को हुँ, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना था कि ये चलेगी कि डेफ़िनिटली। सस्टेन होगी। तो जिनके पास ऑलरेडी एक गाड़ी थी पहले से, उन्होंने इसको एज ए सेकेंडरी गाड़ी अडॉप्ट करने का ऑप्शन चूज किया कि हम इसको ऐसे हुँ, चूज कर सकते हैं। सो आज की डेट में इंडिया में मारुति का बहुत बड़ा बेंचमार्क है एंड मारुति पे इतना ट्रस्ट फैक्टर है, जितना मार्केट कैप्चर मारुति ने किया हुआ है उतना शायद किसी और ओईएम्स कंपनी ने इंडिया में किया हुआ है। अब मारुति इज नाउ कमिंग, जैसे ग्रैंड विटारा आ गई है, नाउ मारुति वैगन इज आल्सो कमिंग, मारुति 800 इज आल्सो प्लान इन ईवी। तो मारुति का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कह लो सर्विस सेंटर गांव में भी है, एक शहर में भी हुँ, है, हर जगह होता है। तो जब हुँ, मारुति इन सेगमेंट में एंटर करेगी तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर और लोगों की बाइंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को हुँ, पता है कि मारुति है, मेरे घर के पास है, मैं यहाँ से खरीद सकते हैं, बना देगा। आज की डेट में हुँ, हुंडई, टाटा कह लो, शोरूम्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं छोटे शहरों में जाने पे, पर मारुति का हुँ, जो नेटवर्क है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। सो डेफ़िनिटली अभी और मारुति के आने के बाद और लोगों का एम्पावरमेंट बढ़ेगी। दूसरा, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग द रेट्रोफिटमेंट पॉलिसी। अब वो हुँ, पॉलिसी कब लॉन्च होगी, फाइनली लोगों के लिए क्या है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी हुँ, इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है, कुछ हो भी गया है थ्री व्हीलर्स हुँ, में, सेगमेंट्स में। हुँ, रेट्रोफिटमेंट क्या है, अगर आपके पास डीजल पेट्रोल गाड़ी है और एक हुँ, लाइफ टाइम से 15 साल या 10 साल की लाइफ टाइम गवर्नमेंट ने सेट किया, उसके बाद आपको स्क्रैप करना है, तो आप हुँ, उसको ईवी में कन्वर्ट करा लीजिए। तो आपका इंजन शिफ्ट हो जाता है, वो इंजन निकल के ईवी का इंजन लग जाता है एंड आपकी गाड़ी वो ईवी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस दिन ये पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जितने भी आज करंट यूजर बेस है, जहाँ पे शहरों में गाड़ियां 10 साल या 15 साल पुरानी लोगों के घर में खड़ी हैं, नॉन यूटिलाइज है, वो सब कुछ ईवी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और सडनली आपका ये मार्केट वॉल्यूम बहुत बूस्ट कर जाएगा। तो ये हुँ, पॉलिसी आती है, लोगों के लिए बेनिफिट भी है। लोगों को नई गाड़ियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी, सिर्फ उसको अपना गाड़ी को इंजन शिफ्ट कराइए
ईवी में कन्वर्ट करिए और ईवी लाइफ टाइम है आपके लिए, कभी भी खराब नहीं होगा। सो विनीत जी, बात करके आपके साथ बहुत मज़ा आया है और ईज़ी चार्ज को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि फ्यूचर में वो अच्छा थैंक यू करे सो मच। और उसके डेटा से हमें इतना ज़्यादा मदद मिले कि हर जगह पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलें, चार्जिंग आसान हो जाए। जैसा कि आपने बताया कि आने वाले टाइम में क्यू ना लगानी पड़े, लाइन ना लगानी पड़े, हमें पहले ही पता चल जाए हम और इवन जैसे एप्लीकेशंस पे हम स्लॉट बुक कर पाते हैं, ये भी बुक कर पाएँ, तो बहुत-बहुत आपके इस स्टार्टअप को बहुत-बहुत बधाई और टेक त्वरित से जो है वो आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी, रेडियो वाले कपिल के साथ, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू कपिल, सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू करें और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। तो मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई है आप लोगों को।